नियर पीयर पर पास के कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डाटा आप लोगों के लिए निकाला। क्यों ये लड़की नंबर देगी, ऐसी इसकी स्टडी में क्या चीज़ थी जो आप लोग सीख सकते हो, इस चीज़ को समझना बहुत लाजमी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया। अब हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, आगे का जो सेशन होने वाला है, ठीक है, इसमें हम चेक लिस्ट बनाते हैं। ये चेक लिस्ट हमने पूरी करनी है इस बैठक को खत्म करने से पहले पहले। ठीक है, ये बात समझ आती है, बुरी बात तो नहीं है। चलें जी, चेक लिस्ट बनाते हैं। चेक लिस्ट में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आई एम रेडी, यस आई कैन डू इट। सही है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना बात की बात है, लेकिन डू यू फील रेडी दैट यू हैव टू डू इट? डू यू फील रेडी? यस, नो? आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू फील कि यस आई एम रेडी, आई कैन डू इट। तो चलें आ जाएं जी। सबज रंग का जो है हमें देते हैं आप टिक मार्क। हम कहते हैं जी यस आई एम रेडी, इसको हमने चेक कर लिया। ठीक है, डन हो गया। हम लोगों ने मोटिवेशन भी ले ली, हमें समझ भी आ गया हमें क्या करना है, क्यों करना है, कहते हैं। आप कहते हैं जी मुझे गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रिकंडक्ट अब हो रहा है, रिकंडक्ट के लिए गाइडेंस क्या है वो चाहिए। तो रिकंडक्ट के लिए गरीब आपके सामने हाजिर है, हम आपको जो है वो गाइडेंस देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, जो भी सारी चीजें वो मैं बताता हूँ। तो भाई गाइडेंस के लिए भी लड़का मिल गया। गाइडेंस अभी तक दी नहीं है, वो देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन लड़के ने आपको रेडी कर दिया है, लड़के ने आपका माइंडसेट दे दिया है, लड़का अब आपको गाइडेंस भी देगा, ये लड़के का वादा है आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप कहते हैं भाई आई नो व्हाट टू डू। सही है, सही है, क्या करना है ये बहुत जरूरी है, कैसे करना है उसके ऊपर जाएंगे। मैंने किताब खोलनी है या मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, लेकिन मैंने क्या करना है बड़ा जरूरी है। डू यू नो मैंने क्या करना है? ठीक है, अब हम आई नो व्हाट टू डू के ऊपर बात करना जरा शुरू करते हैं। ठीक है, आई नो व्हाट टू डू। ओके जी, आप कहोगे यार व्हाट टू डू तो बड़ा सिंपल सा है सर, क्या करना है? मैंने क्या नाम है उठना है, मैंने क्या नाम है अपनी जो है कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लाल वाला तो अच्छा जी, मैंने सॉलिड करने हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि शायद पिछली बार मेरे सॉलिड नहीं थे। ठीक है, और वो मैंने कैसे करने हैं, मैंने सारे के सारे नोट्स जो हैं वो रिवाइज करने हैं, मैंने किताब पढ़नी है, बिल्कुल ठीक है। मैंने जो है स्टेप नंबर 1 ये करना है, डन हो गया। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या करना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और मैं जो हूँ बगैर किसी घबराहट जो है आगे जाकर पेपर दे दूँ। मैं अब आपको बताता चलूँ कि नहीं, ये 2 चीजें नहीं करनी, नहीं दोबारा से किताबें उठानी, ठीक है, नहीं दोबारा से आपने सारी चीजें पढ़नी, नहीं आपने जो है वो एक एक लाइन का रटा मारना, नहीं सिलेबस दोबारा खत्म करना, नहीं दोबारा से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बस निकालने और किए जाने किए जाने किए जाने, ये दोनों चीजें नहीं करनी आपने। सही है, ये दोनों चीजें जो हैं हमने नहीं करनी। आप लोग कह रहे हो कि यार बिल्कुल हमने ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। करना क्या है फिर, क्या करना है मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले जो मैंने पिछले 2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, मैंने बोला था कि यार अपने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। ये चीज क्यों नहीं करनी आखिर? मतलब यार बचपन से यही सीखते रहेंगे भाई, अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करो, अपने नोट्स पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो, अपने बहुत सारे सवाल करो, क्या नाम है फुल लेंथ है, फुल पीस बैठ के करो, क्वार्टर बुक्स करो, क्वेश्चन से क्वेश्चन करो। भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसकी क्या वजह? मैं अब यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिकली अब आपकी मुझे अटेंशन चाहिए, आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खोल के आराम से अब मेरी बात आपने सुननी है। नियर पीरियड पर पास के कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डाटा आप लोगों के लिए निकाला और मैं डाटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, स्टडी करता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि मैंने आने वाले सालों में अपने बच्चों के लिए किस तरह से सक्सेस को लेकर आना है। फिर उस चीज़ की वजह से हम अपनी वीडियोस को भी और अच्छा करते हैं, अपने क्विज़ेस को भी और अच्छा करते हैं। मैं अपनी गाइडेंस हर साल चेंज करता हूँ, एक साल में एक बात बोलता हूँ, फिर उसको इम्प्रूव करता हूँ, फिर अगले साल मैं डिफरेंट होता हूँ। तो इस साल मैं डाटा की बेस के ऊपर आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। ये एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ आपको ये बोल रहा है कि एक किसी भी बच्चे के जो हमारे नियर पीरियड पे पढ़ते हैं उनके मार्क्स और उन्होंने कितना नियर पीरियड के ऊपर कंटेंट देखा है, वीडियोस मतलब देखी हैं, या इन अदर वर्ड्स समझ लो कि कितनी किताब पढ़ी है उन्होंने, कितनी उन्होंने जो है वो नोट्स बार बार पढ़े अपने, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर कितना टाइम लगाए वर्सेस उनके मार्क्स। अब मेरे ख्याल से फिजिक्स आपने पढ़ी भी है, ग्राफ्स आप लोगों को आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है कि यार उन्होंने कितने घंटे जो है वो नियर पीरियड के ऊपर कोई कंटेंट देखा है, ठीक है, और ये आगे कि उनके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखना। डाटा ये शो करता है कि जब बच्चे नियर पीरियड पर इनरोल हैं और उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट नहीं देखा, जीरो कंटेंट देखा, तो उनके तकरीबन जो हैं वो 50 मार्क्स हैं। जाहिर सी बात है जीरो मार्क्स तो हो नहीं सकते भाई, कोई कंटेंट नियर पीरियड पे नहीं देखा तो क्या हुआ, एफएससी में तो पढ़ा है ना, कहीं और जाकर तो पढ़ा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कुछ आता नहीं है, तो 50 मार्क्स तो चलो आ गए, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन कंटेंट वॉच्ड, मतलब कंटेंट देखो 20 घंटे 30 घंटे पर जब हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि मार्क्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब कि आपने 30 घंटे का कंटेंट नियर पीयर पे तकरीबन समझ लो कि 30 घंटे का ही तकरीबन कंटेंट है, ठीक है, 30-40 घंटे का तकरीबन कंटेंट है। तो मैंने ये देखा कि बच्चे जो हैं जैसे जैसे अपना कंटेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। फिर 200 सीलिंग है, 200 के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर मार्क्स जो हैं जितना जितना बच्चे ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 200 के करीब जो हैं वो उनके आए जा रहे हैं। जैसे तकरीबन 190 भी है, 195 भी है, लेकिन 200 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। ये बात तो मुझे बिल्कुल 100% समझ आ जाती है। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बड़ा हैरान करना शुरू किया। वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि जब बच्चे उससे भी ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं या एक कंटेंट को 2-2 बार देख रहे हैं, बायो को रिवाइज कर रहे हैं, फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो मुझे नज़र क्या आने शुरू हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस तो डिक्लाइन कर रही है। इस चीज़ को ज़रा समझो, मतलब कि आप 2 सेकंड के लिए ज़रा देखो, गौर करो ज़रा 2 मिनट के लिए। एक ऐसा बच्चा है जिसने नियर पीरियड पे 10 घंटे का कंटेंट देखा है, वो ये देखो 200 के करीब करीब खड़ा हुआ है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसे तकरीबन 50, 55, 60 घंटे का कंटेंट देखा है, वो तकरीबन 150 से भी नीचे बैठा हुआ है। समझो इस बात को। मैं तो जितनी बार कंटेंट देखूं, अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करूं, टीचर से बातचीत करूं, मैं तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये क्या बात हुई, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने इतना कम कंटेंट देखा है तो इतने ऊपर, और ऐसे बच्चे भी जिन्होंने इतना ज्यादा कंटेंट देखा है तो वो भी क्या नाम है उनके नंबर नहीं आ रहे। भाई मेहनत तो दोनों बच्चों ने की है, तो आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक ये वाला बच्चा देखो, इसने तकरीबन 45 आवर्स का कंटेंट देखा, 150 नंबर, इसके तकरीबन जो है 160 नंबर, 165 नंबर, 140 नंबर, ठीक है। इतना कंटेंट देखने के बाद भी उनके जो है इतने खराब मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको जब मैंने कॉल की, इंटरव्यूज किए, एक से मैंने समझने की कोशिश की कि लड़के तूने इतनी पढ़ाई की है यार, इतनी पढ़ाई तूने की है, गलती कहाँ पर की। फिर जो उनसे मेरी कॉल थी उसके अगेंस्ट मैंने डाटा देखा नियर पीयर पे, तो मुझे कुछ बातें समझ आई जो मैं आपके सामने आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये कौन से स्टूडेंट्स थे? ये वो स्टूडेंट्स थे जो अपने सिलेबस की लेंथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। दे फियर द लेंथ ऑफ सिलेबस, इसलिए वो सिलेबस के साथ लड़ते रहते हैं कि किसी तरह से इसको हम कॉन्कर कर लें, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं कि भाई सिलेबस को कवर करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हम कोई और काम करें, प्रैक्टिस करें या बाकी सारे जो भी मामला होते हैं। वीडियोस को बार बार देखो, सिलेबस को देखो, नोट्स बनाओ, हाईलाइटर, किताबों पे हाईलाइटर ही हाईलाइटर है। बच्चों से पूछोगे कोई रट्टा मार रहे होंगे, एक एक चीज़ का रट्टा लगा हुआ होगा, सही है। ये वो वाले बच्चे हैं, मतलब एक तरह समझो ये वो वाले बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए जरा दिमाग में रखो, ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी जो कश्ती है वो अभी तक डॉक पे लगी हुई है। इन्होंने समंदर में अभी तक अपनी कश्ती लाई नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे अपना सिलेबस पढ़ी जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन से बच्चे हैं? ये कहते हैं कि भाई हमें रट्टा मारना है, एब्सोल्यूट परफेक्शन चाहिए। कि मुझसे कोई बंदा पूछे कि यार फलानी चीज कहाँ पर लिखी है, तो मैं बोलूँ किताब में फलाने पेज नंबर पर इस वाली जगह पर ये वाली लाइन लिखी हुई है। इतनी परफेक्शन के पीछे ये लोग जा रहे हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि भाई हम लोग बार बार नोट्स बनाते रहे, कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि भाई क्विज़ेस बाद में करेंगे, FLP बाद में करेंगे, मुझे कंटेंट तो आता हो। जब तक मुझे कंटेंट नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चंस क्यों करूं? एक बच्चे को मैंने कॉल की, मैंने उससे बोला कि भाई मैं नियर पीयर पे तुम्हारा डाटा देख रहा हूँ, तुमने तकरीबन कुछ 40 घंटे का कंटेंट नियर पीयर पे देखा है, तुमने सारे के सारे कोर्सेज तकरीबन 1.5-2 बार देखे हैं, कुछ वीडियोस तुमने 3-3, 4-4 बार देखी है, तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, लेकिन क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूँ तो तुमने जो है कुछ 100 क्वेश्चंस भी नियर पीयर पे नहीं किए। ये तुमने क्या हरकत की है? तो बच्चा कहता है कि सर मैं क्वेश्चंस क्यों करता? पहले क्वेश्चन तो बंदा तब करता है ना जब पहले मेरा कॉन्सेप्ट्स वगैरह सही हो। कॉन्सेप्ट सही होंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ना यार, चलो मैं सवालों पर आता हूँ। एक और लड़की को मैंने कॉल की, उसको मैंने बोला भाई तुमने क्या किया? तुमने तो अभी तक डायग्नोस्टिक क्विज सॉल्व नहीं किया। कहती है सर डायग्नोस्टिक क्विज मतलब तैयारी स्टार्ट करने से पहले डायग्नोस्टिक करना चाहिए, बाद में थोड़ी करना चाहिए, पहले करना चाहिए। कहती है सर डायग्नोस्टिक करती तो मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता। तो मैंने कहा सर कॉन्फिडेंस शैटर करने से अच्छा है पहले मैं किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लूँ, अपने नोट्स वगैरह बना लूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने रटा जो भी चीज़ें मारनी होती है वो सही कर लूँ, फिर क्वेश्चंस करूँगी। तो ये वो एग्जाम्पल है बच्चों की जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की लेकिन प्रैक्टिस क्यों की नहीं है तो उनके नंबर नहीं आए। ये कौन से हैं भाई स्टूडेंट्स? ये तो इवन अपने नोट्स भी नहीं बनाते। इनसे मेरी बात हुई, नियर पीयर के लेक्चर्स बार बार क्यों देख रहे हो? एक लेक्चर एक बार देख लिया, कहानी खत्म,
2 बार 3 बार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बच्चे बोल नहीं, अच्छी बात है, हमारे वीडियो लेक्चर बड़े जबरदस्त हैं यार, 1 बार 3 बार 4 बार देखने हैं देख लो, लेकिन क्यों देख रहे हो? एक बार देख लिया बस बहुत है, नोट्स बनाओ, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करो। तो ये बच्चे नोट्स भी नहीं बना रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई बस हमने क्या नाम है वीडियो लगा कर उसके सामने बैठ गए, लेस खा रहे हैं बैठकर, और बस सही ये चीजें समझ आ गई, फिर भूल जाते हैं, दोबारा वीडियो देख लेते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो जिंदगी में, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यार ये वाले बच्चे जो हैं, ये जितना ज्यादा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो, और सही स्ट्रैटेजी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो अपने मार्क्स लूज करेंगे लॉन्ग रन में। ये हमें समझ आ गई। अब आप ये कहेंगे ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हमें बिल्कुल 100% समझ आ गई है। यहाँ पर जो आपने बात बोली थी कि भाई सॉलिडिफाई कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज नोट्स, ये चीज नहीं करनी, ये बिल्कुल सर हमें समझ आ गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि नोट्स पढ़ने के साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो तो नंबर आएंगे, लेकिन आप तो कह रहे थे ये भी गलत बात है। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मैं आता हूँ अगली बात पर कि वीडियोस जरूरत से ज्यादा देखी, पढ़ाई जरूरत से ज्यादा की, कंटेंट जरूरत से ज्यादा देखा, बुक्स जरूरत से ज्यादा पढ़ी, नोट्स आपने नहीं बनाए, तो वो तो आपको नुकसान दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ज्यादा करो ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैंने तो उसके ऊपर भी कांटा लगाया हुआ है, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी। भाई आओ जरा इस वाले ग्राफ को 2 मिनट देखते हैं। ये ग्राफ क्या है? ये है आपके मार्क्स, यहाँ पर हैं y एक्सिस के ऊपर, और ये आपके हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, कि मतलब कि 1000 सवाल, 2000 MCQ सॉल्व किए, 3000 MCQ, 4000 MCQ, 5000 MCQ, 6000 MCQ, 7000 MCQ, कि जितने ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नंबर और ज्यादा आपके आएंगे। कॉमन सेंस तो ये कहता है ना भाई, ज्यादा MCQs करो ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा ही है। आओ ग्राफ हमारे सामने है, ग्राफ के अंदर बैठ के देख लेते हैं कि ग्राफ हमें हमारा क्या कह रहा है। चलो जी देखते हैं। ग्राफ हमें कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है यार, आपको पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, ये देखो 200 नंबर हमारे मैक्सिमम है, ठीक है? तो जितने क्वेश्चन आप करते जाओगे तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और क्योंकि 200 में से ज्यादा नंबर आ नहीं सकते, तो 3000 के बाद 4000 सवाल करो, 5000 सवाल करो, तो जितने भी सवाल करो आप 200 के ऊपर ही हो। लेकिन हमारे पास माशाल्लाह कुछ शहजादे ऐसे भी हैं जो 3000 सवाल करने पर भी, जहां पर कुछ बच्चे 190 मार्क्स ले रहे हैं, ये वाला बच्चा सिर्फ 150 नंबर ले रहा है। अरे भाई तुमने इतने सवाल किए फिर भी तुम 150 नंबर ले रहे हो, क्यों? भाई ऐसा शहजादा भी हमारे पास है जैसे माशाल्लाह 2000 सिर्फ सवाल किए हैं, तो जहां पर बाकी लोगों के 150 नंबर आ रहे हैं, इस बच्चे के 180 190 नंबर आ रहे हैं। उसके आगे आप जरा ग्राफ देखें डिक्लाइन के ऊपर कैसे आ रहा है, ठीक है? कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5000 सवाल करने के बाद भी उसका तकरीबन 150 नंबर भी पूरे नहीं आए, ठीक है? 6000 सवाल करने के ऊपर भी 150 से नीचे है। तो ये कौन से बच्चे हैं भाई कि जिन्होंने 6,000 सवाल कर लिए हैं फिर भी वो 2000 सवाल करने वाले बच्चे के बराबर भी नंबर नहीं ले रहे? ये इन्होंने क्या हरकत की है? सोचो जरा 2 मिनट के लिए। ये ना सिर्फ नोट्स पढ़ना बिल्कुल वो भी हल नहीं है, और सिर्फ सवाल करी जा रहे हो ये भी हल नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, और इस बार भी बच्चों ने ये गलती की है, ये डाटा बोल रहा है, ये गरीब बंदा नहीं बोल रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कोई बात नहीं बोलता है, सिर्फ डाटा जो बता रहा है मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, ठीक है जी? आपकी गलती क्या है? पर्सनली मैं गलतियों के लिस्ट बता सकता हूँ कि यार ये गलतियां होती हैं, लेकिन आपने उनमें से कौन सी गलती की आपको पता होगा। नींद करके नहीं गए, सोकर सही से नहीं गए। बहुत सारे बच्चों के तो इस बार एमडी कैट दोबारा से उसी वजह से खराब हो गया कि बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एमडी कैट से पहले अपनी रूटीन सही कर लो, एमडी कैट से पहले अपनी रूटीन सही कर दो। एमडी कैट सुबह को 9 बजे है, तुम लोग रात को 10 बजे सो जाओ, और सिर्फ एमडी कैट की रात को 10 बजे नहीं सोना, एमडी कैट से पहले तकरीबन 1-2 हफ्ते रात को 9 बजे सोने की आदत डालो, ताकि सुबह को 6 बजे जाग जाओ, दिमाग फ्रेश हो, खाना पीना अच्छा खासा हो, ठीक है? बेहतरीन वर्जिश करो और एमडी कैट में जाकर बैठो, और जो एमडी कैट वाले दिन की रूटीन हो वही पिछले 1-2 हफ्ते की रूटीन होनी चाहिए। इसको प्लीज मान जाओ। पर नहीं, बच्चे नहीं मानेंगे, और फिर जाहिर सी बात है आपको पता है फिर नुकसान होता है, ठीक है जी? अच्छा जी, डन हो गया। ये बात आप लोगों को समझ आ गई जो आपके सामने लिखी हुई है कि भाई ज्यादा क्वेश्चन करने से मार्क्स आपके बढ़ते नहीं हैं। अगर सही स्टडी से नहीं करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी गले भी पड़ सकते हैं, ठीक है जी? ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? इनको जब कॉल की और इनका जब डाटा हमने देखा तो ये वो बच्चे थे कि these students think just solving more questions will improve them। बहुत बड़ी गलती भाई, सिर्फ ज्यादा सवाल करेंगे, करते जाएंगे भाई। सही स्ट्रैटेजी क्या होती है भाई? सवाल करना है, सवाल करने के बाद
30 सवाल अगर किए हैं, 30 में से अगर 4 गलत हैं, इन 4 को बैठ के मैंने देखना है कि भाई मैंने ये गलत क्यों किए हैं। इन जो 4 को मैंने गलत किया इसको रिवाइज करना है ताकि अगली बार मेरी ये गलती ना हो। पर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं, 30 सवाल किए, 30 में से 22 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर आ गए, 24 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, ये सोचकर 6 जो गलत हुए उनको देखा ही नहीं, उसके ऊपर डीप स्टडी नहीं की, उस कॉन्सेप्ट को सही नहीं किया। अगली बार जब वही वाला MCQ दोबारा से आया तो उसमें दोबारा से गलती की, फिर दोबारा से गलती की, फिर दोबारा से गलती की। वो एरर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा। और इनफैक्ट अक्सर औकात जो क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही किए हैं, एक बार उसको भी नजर मार लो कि जो सही किए वो सही क्यों किए, कहीं उसमें कोई तुक्का तो नहीं लग गया। ठीक है, वो जो तुक्का लगा है, अगली बार अगर सॉलिडिफाइड कंटेंट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर सवाल को करो तो 100% तुक्का मारने पर तो तुक्का है ना। प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ठीक है वो सही हो गया, आपकी लक अच्छी कि उस टाइम पे सही हो गया, आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया उस वाले सवाल को, तो अगली बार जब वो सवाल आया MD कैट में तो आपने उसको गलत कर लिया, जो गलत हुए उसको आपने सही नहीं किया, तो आपने तो अपनी स्ट्रेटजी गलत रखी, आपने तो अपनी वीकनेस से कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो आप बस सवाल पे सवाल करते रहे भाई, यहाँ पर फलानी एकेडमी की किताब मिल रही है, यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लो, फलाने व्हाट्सएप ग्रुप से कंटेंट आ रहा है, वहां से प्रैक्टिस कर लो, ये फलाना दोस्त जो है कोई कंटेंट भेज रहा है, यहाँ से भी जरा देख लो, 2-4 टेस्ट सेशन मार्केट में लगे हुए उनको भी जाकर ज्वाइन कर लो, नियर पियर से कंटेंट आ रहा है इसको भी बैठ के कर लो। भाई कंटेंट ही कंटेंट करते रहोगे, भाई सीखोगे कब? सही है भाई, मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक बच्चा है 2000 सिर्फ इसने सवाल किए हैं, नहीं से 3000 सवाल किए, नहीं 4000 सवाल किए, 2000 सवालों पर भी ये आपका 190 के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, तो सही स्ट्रेटजी की जरूरत है। स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई भाड़ में की स्ट्रेटजी, भाई सवाल करते रहो भाई, कहानी खत्म, सवाल आ रहे हैं करते रहो। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं भाई, ये स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक्स रिवाइज ही नहीं करते। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अपनी वीकनेस के ऊपर काम, भाई वीकनेस पता ही नहीं होती, वीकनेस पे काम कहां से करोगे? ठीक है, एकेडमी में जा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, नंबर आ रहे हैं, बस खत्म कहानी। भाई वीकनेस के ऊपर टीचर आपसे डिस्कशन करे, भाई बच्चे आप इसमें वीक हो, और टीचर बेचारा भी अब कहां से करे, एक क्लास में 150 बच्चा बैठा हुआ है, 150 बच्चे में हर बच्चे की वीकनेस, सैड अफेयर्स ऑफ द कंट्री यार। मतलब तो बच्चों को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, तो अपनी वीकनेस, चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि अपनी वीकनेस को किस तरह से आपने देखना होता है, लेकिन चलो खुद भी देख सकते हो लेकिन नहीं देखते हो। ठीक है, अच्छा भाई क्या करते हो भाई, ये स्टूडेंट जो हैं बस एमलेसली क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं। चलें जी, अब ये बात समझ आ गई हमें कि यार स्ट्रैटेजी का सही होना बहुत जरूरी है। डन हो गया, आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सही है, ये हमारे पिछले बार के रिजल्ट्स हैं। मैं रिजल्ट्स यहाँ पर आपको नहीं दिखाना चाह रहा कि माशाल्लाह नियर पीरियड ने कितने टॉपर्स प्रोड्यूस किए, उस चीज़ को भूल जाएं, ये मकसद नहीं है मेरे स्ट्रक्चर का। इसमें मैं निकालना क्या चाह रहा था, हमारी ये एक टॉपर है मिस हुरिया। ये मिस हुरिया जो है ये पाकिस्तान में रहती नहीं है, ये रहती है मिडिल ईस्ट में। इन्होंने किया हुआ है A लेवल्स, ठीक है सुनो, A लेवल्स किया हुआ है, पाकिस्तान में रहती नहीं है, हमेशा बाहर रही हैं, और इन्होंने MD कैट दिया है, और MD कैट में इनकी 3rd पोजीशन आई है 193 मार्क्स के साथ। ठीक है, अब जरा इन फैक्टर्स को समझो भाई, पाकिस्तान कभी आई नहीं तो यानी कि कोई उससे आलतू फालतू एकेडमी आगे पीछे कोई नहीं ली जिसमें तुम लोग अपना जा जाकर पैसा भी ज़ाया करते हो, अपना टाइम भी ज़ाया करते हो, अपनी एनर्जी भी ज़ाया करते हो, और सीखते भी आखिर में कुछ नहीं हो। ये स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर इन सारी एकेडमियों के गन से साफ सुथरी बाहर बैठी। ठीक है, तो भाई बच्चा बोले भाई नहीं, आप लोग आर्ग्यू करते हो ना भाई एकेडमी में ये होता है, तो एकेडमी में फिजिकल होते हैं, टीचर के साथ बैठते हैं, थोड़ा समझ आता है, दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल एक ऐसी बच्ची की जो किसी एकेडमी गई, डन होगी बात, स्ट्रैटेजी सही रखी है तो पाकिस्तान से बाहर भी बैठी है तो हो गया। दूसरी बात यह है A लेवल की स्टूडेंट, A लेवल तो FSC की तरह होता ही नहीं है। A लेवल से बच्चों ने तो कभी सिंध की किताब खोली नहीं होती, इनको तो कभी PMC PMDC का पता ही नहीं होता, इन्होंने कभी रटा मारा ही नहीं होता। वो बाहर की दूसरे बोर्ड की लड़की आई है और आप लोगों की गेम के अंदर आप लोगों से ज्यादा नंबर लेकर चली गई है। क्यों? आप लोग उधर ही बैठे हुए हो, ये बाहर से लड़की आई है, इससे ज्यादा नंबर ले लिए। A लेवल का तो सिलेबस भी सिंध वाले बोर्ड से इतना ऑफ ट्रैक है, फिर भी ये लड़की जो है नंबर देगी। क्यों ये लड़की नंबर देगी? ऐसी इसकी स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ थी जो आप लोग सीख सकते हो, इस चीज़ को समझना बहुत लाजमी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया था। मेरी हुरिया के साथ बात हुई, मैंने कहा हुरिया अपनी कुछ टिप्स वगैरह दो। इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई, लेकिन एक इसने बड़ी अमेजिंग चीज़ मेरे साथ शेयर की, वो मैं आपके साथ जो है अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसने एक डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर किया। ठीक है, इस वाले डॉक्यूमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा। ये किताब पढ़ती है,
ठीक है, और किताब पढ़कर उसमें से खुद नोट्स बनाती है, ठीक है, और वो कंप्यूटर पे नोट्स बनाती है, पेपर पे नहीं। और कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप पेपर पे बना रहे हैं तो अच्छी बात है, कंप्यूटर पे बनाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हुरिया जो है वो इसलिए कंप्यूटर पे बनाती है कि भाई बीच बीच में कोई चीज़ डालनी होती है तो बीच बीच में कोई चीज़ डाल दी। एक सेकंड जी, अच्छा जी, सॉरी। तो ये अब हुरिया क्या कहती है कि भाई मैं जो हूँ ये नोट्स जो है बना रही हूँ, मैंने टेबल बनाया, बीच बीच में क्या नाम है कोई भी चीज़ डालनी है डाल दी। अच्छा, हाथों से अब आप ये देख रहे हो, हाथों से क्या नाम है कुछ नोट्स वगैरह इसने बनाए हैं, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कोई डायग्राम कहीं ऑनलाइन मिल गई वो यहाँ पर उसने डाल दी, ठीक है। बुक में से कोई पिक्चर लेकर वो यहाँ पर डाल दी, उसके साथ के नोट्स लिखे, ठीक है। और सारे के सारे नोट्स बनाकर सूर्या ने मुझे ये ट्रिक बताई कि सर मैं जब भी नोट्स मैंने बना लिए, अब मैं जब भी कुछ सवाल करती हूँ तो सवाल के अंदर जब भी मुझे पता चलता है कि यार मेरे 30 में से 26 नंबर हैं, 4 गलत हुए, तो 4 गलत क्यों हुए? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता। इसका कॉन्सेप्ट सही करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि अपने नोट्स में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैंने नोट्स के अंदर वो वाली लाइन लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। अगर मैंने लिखी है तो गलत क्यों की है? तो मेरे पास दो सिचुएशंस होती थी, या तो मैंने उस लाइन को लिखा ही नहीं होता था अपने नोट्स में, मतलब कि मुझे वो चीज़ आती नहीं थी, तो मैं फौरन उस वाली लाइन को वहां पे डाल देती थी और उसको येलो कर देती थी, ताकि अगली बार जब मैं अपने नोट्स को देखूं तो मुझे याद रहे कि हाँ मैंने उस वाली लाइन में से जो सवाल आया तो मैंने गलत किया था, तो इस वाली लाइन को मैं जरा गौर से देख लूँ। और दूसरी सिचुएशन ये होती है सर कि मैं जब भी क्या नाम मैं अपने नोट्स लिखती हूँ और अगर पहले से जो सवाल मेरा गलत हुआ है उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो मेरे नोट्स में पहले से मौजूद है तो मैं उसको भी येलो कर देती हूँ। और मैं हफ्ते में हमेशा फ्राइडे को ये दिन रखती थी कि जिसमें मैं अपने पिछले पूरे जो 6 दिन में नोट्स बनाए हैं, फ्राइडे को मैंने सिर्फ उनको बैठ के रिवाइज करना है। तो फ्राइडे को बैठ के जब मैं उनको रिवाइज करती थी तो मैं स्पेशल अटेंशन देती थी उन एरियाज को जो मैंने येलो किए हुए हैं, और फिर उससे रिलेटेड मैं सवाल निकाल के करती थी ताकि ये वाले सवाल मेरे बिल्कुल बेहतरीन हो जाएं, ठीक हो जाएं और इसके अंदर मैं दोबारा कभी गलती ना करूं। तो आप देखिए लंबे सारे बेतहाशा नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, बीच बीच में जहाँ जहाँ येलो मार्किंग करनी है येलो मार्किंग उन्होंने की हुई है, उन्होंने जो है जहाँ जो कमेंट्स डालने हैं, पिक्चर्स डालनी है, उन्होंने कितनी ज़बरदस्त अपनी खुद की उन्होंने किताब बना ली है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसके अराउंड उन्होंने जो है वो अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो मतलब कितनी ज़बरदस्त बात है कि यार कितना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, गूगल को यूज़ करके सिंपल अपनी उसने जो है इतनी अच्छी तैयारी रखी है, ठीक है। हम लोग जो है ये वाली चीज़ भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार? सीधी सी बात है, वापस अगर हम आए तो हमने जो है अब से पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हमें चीज़ें आती हैं। अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे, अगर हम नोट्स बनाते रहेंगे, अगर हम बुक्स पढ़ते रहेंगे तो हमारी जो कश्ती है वो अभी भी डॉक्स के ऊपर है। हमने डॉक्स से निकलना है, समंदर में आना है, गलतियां करनी है। गलती अगर हवा अगर आगे से आ रही होगी तो हम यहाँ पर हो जाएंगे, वहाँ से आ रही होगी तो हम यहाँ पर हो जाएंगे। हमने आगे मूव करना है। ज़रूरी क्या चीज़ है? हम आगे मूव करते रहें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होना कोई बुरी बात नहीं है। हमने अपने गोल तक इसी तरह से पहुँचना है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर अगर बैठे रहेंगे तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज सवाल करना शुरू करें और अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ जी? व्हाट टू डू? नंबर 1, अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करना। यू ऑलरेडी नो योर कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करो। सवाल जब गलत होगा तो उस गलत सवाल को देखो कि इसमें कौन सा वो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा रहा है। तो जो नहीं आता उसके लिए किताब को खोलो और सिर्फ वो वाली चीज पढ़ो और कहानी खत्म करो और आगे निकलो। किताब को प्लीज और खोल के टाइम जाया ना करना। अगली चीज, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यस, बट सॉल्व देम, बट नोट द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, ठीक है। तो इन दो बातों को चेक कर लो। ये दो बातें अगर आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है कि आप एक सही ट्रैक के ऊपर हो। लेकिन ये चीज कभी कभी मुश्किल हो जाती है देखना कि भाई मेरी गलतियां एग्जैक्टली हैं क्या मैंने गलतियां की हुई हैं, किस तरह से मैंने की हुई हैं, ठीक है। इसके लिए हम फौरन से एक क्विज सॉल्व करते हैं, जिस क्विज के आखिर में आपको पता चलेगा कि यार मेरी गलतियां एग्जैक्टली हैं क्या, ठीक है। ताकि आपको मैनुअली बैठ कर एक ही चीज को ना देखना पड़े, आपको उसी वक्त समझ आ जाए भाई मेरी क्या गलती है। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको जो है जल्दी से एक क्विज जो है वो हल करके दिखाता हूँ। किधर गया जी मेरा क्विज, किधर गया? अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं जी। अच्छा जी, कौन सा माउस है जी? अच्छा जी, डन हो गया। अच्छा जी, हम आते हैं जी किसके ऊपर? ये एक क्विज है, मैंने आपके सामने क्विज रखा हुआ है।
मैं बहुत सारे क्विज अभी आप लोगों को दूंगा जो आप लोग फ्री में जाकर सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि भाई मैं किस तरह से किस टॉपिक में सही हूँ, किस में स्ट्रॉन्ग हूँ, किस में मैं वीक हूँ, ठीक है। तो मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारे ग्रुप है, उसका लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हो कि यार मुझे कोई फ्री क्विज दे दो, और वहाँ पर हम ऐसे भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप कॉन्सेंट्रेशन रखो, ये क्विज है, ठीक है। क्विज कौन सा वाला है जी? ए सेलुलर लाइफ पर है, बायो का है मेरे ख्याल से 34 इसमें सवाल हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे भी स्टार्ट क्विज करोगे, पहला सवाल आपने हल किया, अगला सवाल आपने हल किया, अगला सवाल आपने हल किया, करते 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 आप 34 क्वेश्चन के ऊपर गए, आपने फिनिश किया, और फिनिश करके आपने क्विज को सबमिट कर दिया। डन है जी। सबमिट करने के बाद हम आते हैं जो आपका रिजल्ट पेज है, ठीक है। सबमिट किया, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, मैं सारी बातें नहीं बता रहा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकंडक्ट कुछ दिनों में, तो सिर्फ उन्हीं बातों को देखेंगे जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है जी। हमारा रिजल्ट आ गया भाई, हमारा स्कोर इतना है, बेस्ट परफॉर्मर्स हैं जो भी हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने इतने सवालों को गलत किया, इतने सवालों को सही किया। अब मैं दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुन लेना और अपने दिमाग में रख लो इस वाली बात को, ठीक है जी। क्या करना है आपने सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आकर आपने इस वाले फॉर्मेट पर आना है, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको क्या बता रहा है? ये सेक्शन आपको बता रहा है कि भाई आपने पूरा क्विज सॉल्व किया, क्विज में आपके नंबर कितने हैं। अच्छा जी, आपके क्विज में मिसाल के तौर पे नंबर आए, आपके आए 17% आपके नंबर हैं, यानी कि आपने कितने आपके पास क्विज से, आपके पास 34 क्वेश्चन थे, आपने 6 जो है वो सही किए, और आपने जो है 28 जो है वो गलत किए। अब मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इससे बेहतर ही करोगे, ये तो मैंने किए, मुझे तो बायो नहीं आती, सीधी सी बात है, मैं तो बस ही जल्दी में मैंने बस कुछ कर लिया तो कर लिया, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। लेकिन अगर आपकी जगह पर होता तो मैं बैठता और मैं कहता कि यार अच्छा ठीक है, मैंने जो है वो एक कुछ सॉल्व कर दिए, मैं अब देखता हूँ भाई मेरी वीकनेस क्या है। मुझे सामने नजर आ गया, नियर पीरियड ने बता दिया भाई तुम ऐसे सेलुलर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी तुम वीक हो। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बस तुम सोचो हो, इसको भी तुम बेहतर कर दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को भी जरा देख लो, वो भी अभी तुम्हें नहीं आता। HIV तो जरा भी नहीं आता, हेपेटाइटिस तो जीरो, तुम वायरल डिजीज भी नहीं आता, वायरसेस का कुछ भी नहीं आता, पोलियो वायरस का तुम्हें कुछ नहीं आता, तो इन चीज़ों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है इन टॉपिक्स के ऊपर अपने आप को किसी तरह से सही करना है। जल्दी से मैं किताब खोलूँगा, मुतल्लका चैप्टर पे जाऊँगा, वायरस के बारे में पढ़ लूँगा, वायरल डिजीजेस थोड़ी बहुत चीज़ें परिचय पढ़ लूँ, किताब बंद, मेरा वायरस सही हो गया, इस क्विज को मैं रीअटेम्प्ट करूँगा, और मेरा ये 100 आउट ऑफ 100 अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या, आपके पास एक सवाल जो पड़ा हुआ है उसको देखो। मिसाल के तौर पे मैंने एक ये वाला तीसरा सवाल अगर सही किया है तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मैंने सही क्यों किया है, ठीक है भाई। सवाल पढ़ा, जवाब देखा, और उसका सोल्यूशन भी जो पड़ा हुआ है मैंने देखा। ये चीज़ें देखने वाली हैं, इनको प्लीज़ आपने इग्नोर नहीं करना। डन हो गया जी। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी पर अगर चलोगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल शो कर दिए हैं कि यार किस तरह से बच्चे कम सवालों से भी बहुत आगे निकल गए। लेकिन अगर गधों की तरह, गधा क्या करता है भाई, मेहनत किए जाता सारा दिन, ठीक है, एट द एंड अगेन ही इज स्टिल देयर वेयर ही वाज। लेकिन वी ह्यूमंस नीड टू बी बेटर, वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज आवर थिंग्स, ठीक है। एक सही स्ट्रैटेजी के साथ कम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम रिटर्न हम अपने लिए कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आंखों में पट्टी लगाकर मेहनत नहीं करनी, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी अगली होगी। तो सही है जी, करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने क्विज सॉल्व किया, हमें समझ आ गया कि हम लोगों को अपनी वीकनेसेस को कैसे, कंटेंट को नहीं देखना, कंटेंट खत्म, सिर्फ क्विज सॉल्व करेंगे, वीकनेस को देखेंगे, वीकनेस के लिए कंटेंट भी खोल लेंगे, बुक भी खोल लेंगे, और अगले सवाल पे जाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स पे हाईलाइट करेंगे, ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, इसको बस अगली बार सही करेंगे, कहानी खत्म, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चेकलिस्ट पे वापस आते हैं जी। एम आई रेडी? यस आई एम रेडी। आई नीड गाइडेंस? आपको लड़का गाइडेंस दे रहा है। आई नो व्हाट टू डू, ये भी अब आपको समझ आ गई मैंने क्या करना है, ठीक है। आई नीड द स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केड्यूल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखो, मैं इस टाइम पे एक बात समझता हूँ, और मैं अभी आपको स्केड्यूल देता हूँ, ठीक है। पूरा स्केड्यूल मैं आपको खुद अपने हाथों से बनाकर आपके हाथों में थमाने लगा हूँ, ठीक है। जो स्केड्यूल होता है वो क्या चीज़ है कि भाई आप लोग इस टाइम पे, मुझे पता है कि थोड़ा सा तंग हो इस बात पे कि यार मैं क्विज़ कहाँ से निकाल के करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ, एक दिन में ये सवाल ज़्यादा करूँ या वो ज़्यादा करूँ, भाई मेरी वीकनेसेस कौन कौन सी है अभी मुझे बता दो। अभी भी आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, तो आप लोगों ने मुझे ये वाला चीज़ बोली हुई थी यहाँ पर कि यार क्या सीन है यार कि सर
क्या अपना स्केड्यूल बनाऊं सर, कहाँ से जो है वो तैयारी करूं सर, मेरी वीकनेस एग्जैक्टली क्या है, मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये आपकी कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को एक स्केड्यूल की ज़रूरत है, वो स्केड्यूल जिसको आप फॉलो करो, वो स्केड्यूल जो आपको मोटिवेट करे कि आपने हर रोज़ उठना है, उस चीज़ को तैयार करना है, उस चीज़ को पढ़ना है। और ऐसा स्केड्यूल नहीं कि मैं पास्ट में बच्चों को भी बोलता था भाई खुद से अपने आप को मोटिवेट रखो, सही है तुम लोग अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, लेकिन हम आपको जो स्केड्यूल देंगे अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे। मेरा स्केड्यूल क्या है जी, मेरा स्केड्यूल जो है, अच्छा सो वी हैव क्राफ्टेड एन अमेजिंग स्केड्यूल फॉर यू, सही है। तो ये स्केड्यूल क्या करेगा, ताकि आप सिर्फ इस स्केड्यूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे और अपनी तैयारी अच्छी करोगे, आगे पीछे की कोई चीज़ें आपने नहीं देखनी, कोई टेंशन नहीं है क्विज कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, कितने सवाल हैं, क्या वीकनेस है, कुछ भी नहीं करना, हमने आपको क्विज बनाकर दे दिया, ठीक है। ये पूरा स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल का लिंक जो है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपने जो है वो हमें जो है फॉलो कर, वो एक मैं आपको बताता हूँ अभी आपको स्केड्यूल कहाँ से मिलेगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये स्केड्यूल है, स्केड्यूल की मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। ये फुल फॉर्मेट कहाँ पर है जी, स्केड्यूल दिखाया जाए जी जनाब, मुझे स्केड्यूल जो है वो आपका पड़ा हुआ है किधर, अच्छा ये सारा जो है आपका स्केड्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस स्केड्यूल के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डाल दी हैं कि भाई आपका जो है डे 1 के ऊपर आपने क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, बायो का क्या है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का क्या है, इंग्लिश का क्या है, ठीक है। फिर डे 2 के ऊपर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की क्या क्या चीज़ें आपके पास पढ़ी हुई है, क्या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्केड्यूल बना हुआ है, इसको चुप करके बस फॉलो करना है। सेलुलर लाइफ, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है भाई, हमने बुक रीडिंग करनी है भाई। बुक रीडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। बुक रीडिंग कहाँ से करूँ मैं, बुक रीडिंग जाकर अपनी बुक करूँ या आपने कुछ देना है भाई, यहाँ पर लिंक है, चुप करके आप जो है इसको मेरे कहने पर जो है वो क्लिक करोगे। आज जो भाई इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके क्या निकलेगा, इसको क्लिक करते हैं, आप देख रहे हो भाई मेरे सामने जो है पूरी की पूरी जो है वो किताब आ गई है बायो की, इस वाले टॉपिक की। इस वाले टॉपिक को मैं पढ़ूंगा और क्विक छोटे छोटे ज़बरदस्त किस्म के जो है वो नोट्स बने हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स बनी हुई हैं। और मैं क्या करूँगा कि जल्दी से जो है इसके थोड़े से MCQs वगैरह सॉल्व कर लूँगा। ये देखो जी, मुझे जो है असेसमेंट भी दी हुई है, MCQ सॉल्व करने हैं, दूसरे तीसरे बहुत सारे MCQ सॉल्व करने हैं, मुझे उसकी की भी दी हुई है और कहानी खत्म, ठीक है। कितना सिंपल सा सीन है कि भाई आपको बुक जो है हमने उठाकर दे दी है, इस दिन पे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। जल्दी जल्दी आपने अपने नोट्स बना लिए, नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने पढ़ दिया। सेकंड चीज़ आपने क्या की, आपने फुल लेंथ जो है वो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट करना है। मैंने आपको सारे टेस्ट भी दे दिए, और कोई टेस्ट जो है उसको खोल कर देखते हैं, ठीक है जी। कौन सा वाला टेस्ट है जी मेरे पास, एक टेस्ट मैंने खोला तो पता चला कि भाई ये देखो नियर पियर की वेबसाइट के ऊपर पूरे का पूरा क्विज होगा जो आपको मिल रहा होगा। हाँ भाई क्विज में क्या है, 25 इसके अंदर जो है वो पेजेस हैं, सवाल ही सवाल, बहुत अच्छा सवाल ही सवाल। भाई इधर बैठकर आपने सारे सवाल किए और ज़रा 1 सेकंड ज़रा देखो 2 मिनट के लिए कि ये देखो ये तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल सवाल है, सवाल के साथ आंसर की है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी क्या है कि सवाल के साथ सिर्फ आंसर की नहीं है, एक्चुअली देखो क्या चीज़ नज़र आ रही है तुम्हें, एक्चुअली सोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं जो कि डिटेल में हमने तुम्हें बना कर दे दी है कि भाई आओ सोल्यूशन पूरा सही है। एक क्वेश्चन है प्रॉपर उसकी जो है डिटेल में बताया हुआ कि यार क्या है। कोई तुम्हें जो है इतनी डिटेल में नहीं बताता जितनी डिटेल में नियर पियर जाकर तुम्हें बता रहे। तो क्यों भाई मेहनत करनी है, क्यों आगे पीछे सर खपाने, क्यों अपनी क्या नाम है सिंध बोर्ड की किताबें, KPK बोर्ड की किताबें पढ़ो सर मारो, कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी। सारी मेहनत जो है वो हमने करके तुम्हें दे दी। जाओ अपना स्केड्यूल खोलो, जाओ अपना जो है तुम उस पर जाओ, आज की किताब कौन सी है, आज का चैप्टर पढ़ लिया, आज के प्रैक्टिस ड्रिल की है वो कौन सा कर लिया, प्रैक्टिस ड्रिल के बाद अगली चीज़ आपके पास क्या है, जल्दी से अगली चीज़ खोलते हैं। भाई हम लोगों ने अगली चीज़ क्या की, नंबर 3 हमने जो है एक अटेम्प्ट किया टेस्ट, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। चौथी चीज़ क्या की, टेस्ट करने के बाद मैंने देख लिया कि भाई कुछ चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, कुछ मेरी वीकनेस है। जल्दी से मैंने क्या किया कि एक जो है जो उस वाले जो टेस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग भी बनी हुई है, जिसमें टीचर ने पूरे का पूरा वो वाला टेस्ट जो है वो डिस्कस भी कर लिया आपके लिए, ठीक है। अब सर शायद ने ये पूरे का पूरा टेस्ट जो है वो आपके लिए डिस्कस किया हुआ है, तो आगे पीछे करके देख लिया कहाँ पे मैं ठीक हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ, किस में मैं बेहतर कर सकता हूँ, किस में नहीं कर सकता, जो भी सारा कुछ है। आपने जल्दी से अपनी वीडियो देख ली, कंटेंट अपना खत्म कर लिया और आप उस सब्जेक्ट के लिए उस दिन के लिए कवर्ड हो। हमने आपको उंगली पकड़ के एक चीज बता दी कि भाई ये चीज करनी है। कितनी जबरदस्त बात है, कौन करता है इससे, ठीक है। आप लोग आराम से घर पे बैठे, पूरे का पूरा स्केड्यूल आपके पास आया हुआ है और आराम से बैठकर डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9
तमाम दिनों का हम लोगों ने आपको बीच में लीव्स भी दी हुई हैं, फिर टेस्ट हैं, फिर लीव्स हैं, फिर टेस्ट हैं। हमने ये सारा कुछ आपको करके दे दिया और आखिरी दिन पर आपका ग्रैंड मॉक होगा और ग्रैंड मॉक से पहले पहले आप रेडी होंगे। ग्रैंड मॉक वाले दिन अपने आपको असिस्ट करेंगे और 1-2 दिन बाद अपना पेपर जाकर देंगे और इंशाल्लाह उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं, कोई ये वो नहीं कि भाई मैं उठूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। एवरीथिंग एट वन प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टेस्ट हैं इनको प्लीज़ सॉल्व कर देना। तुम्हें बहुत सारे फ्री में भी मिल जाएंगे, वेबसाइट में भी पड़े हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को फ्री ये सारा देने लगा हूँ, एक जो कोर्सेज हैं जिसके अंदर जो हैं वो सारे पड़े हुए हैं, क्विज़ भी पड़े हुए हैं, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं सारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरे साथ रहो, मैं बताता हूँ अभी किस तरह से है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ। मैं जो आप लोगों के लिए फ्री कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि यार मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त आपकी हेल्प करेगी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेरे से सुन लो, ये क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। ये ज़रा देखो अपने सामने, तुम लोगों के सामने क्या है, सही है, इसको ज़रा गौर से ज़रा देखना भाई। पिछली बार हम लोगों ने MD-CAT का जो बच्चों को प्रिपरेशन वगैरह कराई थी ना, ये ज़रा देखो, हमने बच्चों को जो भी क्विज वगैरह दिए थे, जो भी ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया था यहाँ पर, ये मैंने क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाया, बुक्स दिखाई, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर ये सारा दिखाया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पेपर जो है हम लोगों ने जब इस बार कंडक्ट कराया तो पता चला कि तकरीबन 60% ओवरलैप है। और वो भी ओवरलैप ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट हमने अपने पास भी कराया तो नम्स के अंदर भी आ गया है। जैसा क्वेश्चन हमारे पास है तकरीबन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन ही नम्स के अंदर आया हुआ है। 60% ऐसी मैचिंग हुई है भाई। ये वाला सवाल भी नम्स में आया हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है, ये मेरे पास भी था, नम्स में भी था, मेरे पास भी था, नम्स में भी था, नियर पेपर पे था, नम्स में भी था। भाई ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि नम्स के पास भी थे और हमारे पास भी थे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाली प्रैक्टिस अगर तुम कर लो तो मुझे मतलब देखो, मैं तुमसे ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि नियर पेपर पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपने एक बार देखी हो और वो पेपर के अंदर आई भी हो और नियर पेपर पे ना हो। मेरा 100% वादा है, ठीक है। मैं ये वादा नहीं करूंगा कि यार सारे सवाल मेरे पास हुए हैं, लेकिन फिर भी 60% ओवरलैप मेरे लिए खुद भी एक बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात थी और मैं अभी तक इस बात की खुशी पर हूँ। मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार इसलिए इस जो खजाना जो है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इसका प्लीज़ फ़ायदा उठा लो, ठीक है। अच्छा जी, और ये ज़रा देख लो, इसका मैं क्या नाम है वो नमूना भी है। ये एक सवाल ज़रा देख लो अपने सामने, ठीक है। ये कौन सा सवाल है, ये नीचे सवाल ये लिखा हुआ है जो नम्स के पेपर में आया था और ऊपर वाला सवाल आपको वो नज़र आ रहा है जो हमारे क्विज पोर्टल के ऊपर था। तो आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन दोनों सवाल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वाले के अंदर भी देखो बिल्कुल एक जैसा सवाल है, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड वगैरह वाला, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखो एलील्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल वही है। ऑप्शंस भी तकरीबन एग्जैक्टली वही वाली हैं, ऑप्शंस भी मतलब वही वाली हैं यार, बाकी सब छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार नियर पेपर पर जो सवाल पड़े हुए हैं वो प्लीज़ अच्छे तरीके से कर लो, तुम लोगों की ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान होगी, ठीक है जी। ये बात भी समझ आ गई यार। मैंने देखो आज के दिन में आपको पढ़ाई के लिहाज से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं भाई। पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है उसका सलीके से कैसे पढ़ना है, ऐसे तरीके से कैसे पढ़ना है, उसमें कोई गलती नहीं कर दी। मैंने डाटा भी शो कर दिया, मैंने अपना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट भी करके दे दिया, मैंने डिस्काउंट भी दे दिया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें भी दे दी। ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल अपनी जगह पर, इनको तुम गौर से देख लेना। लेकिन इसके आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत लाजमी है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। और ये चीज़ें मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आप में से हर वो बंदा जो मेरा स्टूडेंट पहले रह चुका है वो जानता है कि मैं पिट के थक गया इस बात पे कि नियर MD-CAT जो होता है, PMC या PMDC आपका लेता है, इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स। नहीं, अगर इन चीज़ों का टेस्ट होता तो तुम्हारे फिजिक्स के जो FSC के मार्क्स थे, जो तुम्हारे मैट्रिक के नंबर थे, वो तुम्हारे बहुत होते। मैट्रिक के नंबर, FSC के नंबर वो देखते, वो कहते हैं भाई इतने बच्चों के अच्छे नंबर आए थे, बुरे आए हैं, भाई इनको दे दो आगे एडमिशन। ऐसा क्यों नहीं होता? वो इस वजह से नहीं होता कि हमारी PMC, PMDC इन सबको पता है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं वो सारे नल्ले हैं, फजूल हैं, बकवास हैं, उनकी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर खराब है, लोग नकल करके उसका नंबर लेते हैं। ऊपर से वो एग्जाम जो है वो आपकी जो एबिलिटीज है उसका टेस्ट है ही नहीं। कोई भी बच्चा रटा मार के जो है उसके जो नंबर वहां पर ले आता है। MCAT के अंदर हमने उन बच्चों को आगे लेकर जाना है जो इसके अलावा बाकी चीजों में भी ठीक हों, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, प्रॉपर प्लानिंग जिनकी अच्छी हो, हमें वो वाले बच्चे चाहिए। तभी इसका नाम मुकाबले का इम्तिहान है।
ये जो आपको 200 सवाल दिए जाते हैं जिसके लिए आपके पास तकरीबन 3 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे भी तो हो सकते हैं, पर ये 6 घंटे क्यों नहीं दिए जाते? उसकी वजह सिंपल ये है कि ये आपको टाइम, प्रेशर, ये सारी चीज़ों में आपको बाउंड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आप प्रेशर में कैसा अच्छा परफॉर्म करोगे। आपके चाहे जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, जितने मर्जी एमसीक्यूज की हों, जितनी वीकनेसेस पे काम की हों, अगर उस दिन की आपने तैयारी नहीं की, उस दिन पे कैसे प्रेशर को हैंडल करना है ये अगर आपको ना आया, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है ये ना आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप नियर पियर का फ्री कॉन्टेंट लें या आप हमारी MD कैट की टूल किट परचेज करें, आप स्केड्यूल के हिसाब से चलें, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और इसका मतलब क्या है कि अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करना, ठीक है, अपनी स्केड्यूल बनाना, अपनी रूटीन बनाना। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों फेल हुए पिछली बार, ठीक है, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि यार आप लोग क्यों फेल हुए। इस MD कैट सेशन के बाद मैं एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स निकाल कर देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा पिछली बार की क्या गलतियां थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि यार मेजर गलती क्या होती है कि आपकी अपनी रूटीन सही नहीं होती। आप 12 बजे उठ रहे हैं हर रोज़ सुबह को, रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, अगले दिन फिर 12 बजे उठ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि MD कैट वाले दिन अगर आपने सुबह को 9 बजे पेपर देना है तो 9 बजे आपका दिमाग चल ही नहीं सकता अगर आप हर रोज़ सुबह को 12 बजे उठने की आती हैं। आपने हर रोज़ अपनी रूटीन को सही रखना है। हर रोज़ सुबह को 9 बजे आप स्टडी टेबल पे मौजूद होने चाहिए। उसका भी एक सलीका होता है। हर रोज़ सुबह को उठा, वर्जिश की, अच्छा खाना पीना किया, वॉशरूम गए, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने और फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर बैठे। ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। हर रोज़ रात को टाइम पे सोना, हर रोज़ जो भी चीज़ पूरे दिन में पढ़ी है उसमें स्ट्रेस कोई भी ना लेना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर इजी होकर पढ़ा। 25 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, कोई स्ट्रेस अपने ऊपर ना लिया, ठीक है। लेकिन रूटीन को फॉलो करके, किसी दिन 12 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हो तो ये बुरी बात है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। टिप क्या है कि यार मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ सही है 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 बजे जाग रहे हो, मैं नहीं बोलता कि यार तुम 9 बजे अब से सोना शुरू करो। 3 बजे की जगह आज के दिन कोशिश करो कि यार अगर 3 बजे सोते हो तो 2:45 पे सो जाओ, सिर्फ 15 मिनट पीछे कर दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 15 मिनट। 2 दिन तुमने 2:45 किया, ठीक है, अगले दिन कोशिश करो कि 2:30 पे सो जाओ। 2 दिन 2:30 पर आके 1-2 दिन बाद कोशिश करो कि वही अपने आप को आधे घंटे से कट कर दो। आधे घंटे से कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ठीक है। जो चीज़ें बाद में करनी है 2 बजे से 2:30 तक करनी है उनको पहले ख़त्म कर दो। 1-2 दिन 2 बजे सोकर गुजार दिया, फिर 1:30 बजे पर आ जाओ। 1-2 दिन 1:30 बजे पर आ गए, फिर तुम 1 बजे पर आ गए। 1-2 दिन 1 बजे पर आ गए, एक दिन 12:30 पर आ जाओ, फिर 12 पर आ जाओ 1-2 दिन बाद, और फिर 11:30 पर आ जाओ, और फिर 1-2 दिन बाद 11 पर आ जाओ, और फिर 1-2 दिन बाद 10:30 पर आ जाओ। बस कितने दिन लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिनों के अंदर अगर आहिस्ता अपने स्केड्यूल को पीछे करते अगर तुम 10:30 पर अगर आ जाते हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हर रोज़, और पेपर में अभी तुम्हारे पास 10 दिन रहते होंगे, हर रोज़ अगर तुम रात को 10:30 बजे अगर सो जाते हो तो सुबह को 6 बजे 5 बजे बिल्कुल फ्रेश होगे, और उस टाइम पर फ्रेश होकर अपने आप को पढ़ना, स्टडी टेबल बनाना, बैठ के अच्छी सारी चीज़ें पढ़ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाएगा। और आखिरी जो 10 दिन आप गुजारोगे वो 10 दिन आप इतनी अच्छी रूटीन में गुजारोगे, उसी रूटीन को लेकर आप MD कैट का आखिरी दिन भी गुजारोगे और अगले दिन अच्छे तरीके से आप MD कैट। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं होती, स्ट्रेंथ्स भी उनकी अच्छी होती है, वीकनेसेस भी ओवरकम की होती हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन नर्वस हो जाते हैं। क्यों? नींद पूरी नहीं है, दिमाग सही नहीं चल रहा, एग्जाम सेटिंग की आदत ही नहीं है, प्रेशर ले लिया किसी बात का। पिछली बार MD कैट हो गया, उससे तुमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, नहीं सीखी तो गलत बात है, उससे सीख लिया होगा। अभी मैं पहले फिजिक्स का सेक्शन खोलूँ, अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन खोलूँ या अपने वीक सेक्शन खोलूँ। एक सेकंड यार, पानी पी लूँ जरा। अच्छा, तो MD कैट वाले दिन, पिछली बार जो तुमने MD कैट दिया तुमने देख लिया होगा यार मेरा फिजिक्स वीक था या मेरा केमिस्ट्री वीक था, जो भी मेरा वीक था उसकी बेस के ऊपर तुमने देख लिया कि यार आने वाले MD कैट में मैं अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करूँ या मैं वीक से स्टार्ट करूँ। मेरी हमेशा सजेशन होती है स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करो। अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो बायो से स्ट्रॉन्ग करो। बाय द टाइम तुमने आधा पेपर कर लिया होगा स्ट्रेंथ के साथ, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होगी कि जो मुश्किल चीज़ें उनको भी तुम बड़े अच्छी तरीके से ओवरकम कर दो। पर अगेन ये सारी चीज़ों के लिए एक सेशन नाकाफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें में बात करने वाली हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है। MD कैट से एक दिन पहले कैसे गुजारना है, 15 दिन से पहले कैसे गुजारना है,
स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है वो जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ जो है मेरा अपना इंस्टाग्राम है amar.ali.ayub, ये मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आपका इंस्टाग्राम है तो जाकर मुझे फॉलो वहाँ पर करो, वहाँ पर मैं टिप्स और ट्रिक्स जो है MD-CAT की मैं जो है डालता रहता हूँ। नियर पीरियड का अपना इंस्टा उसको फॉलो करो। तो हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहते हैं, इनको बस आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। द एडवाइस ऑफ द सेंचुरी, बाकी मेरी कोई बात माननी है कि नहीं माननी, मेरा जो टूल किट है उसको आप ज्वाइन करते हो कि नहीं करते, मेरा फ्री कोर्स है उसको आप लेते हो कि नहीं लेते, आप अपनी स्केड्यूल सही करते हो कि नहीं करते, लेकिन यार प्लीज़ इस एडवाइस को ले लो कि यार टीच अदर पीपल। मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स भी सारे आते हैं, लेकिन जो आने वाले 30 दिन है ना, अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर मैं अपने फारिग टाइम पे क्या करूँ, मेरी एक फारिग टाइम की रूटीन क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार इंस्टाग्राम पे अपना टाइम ना वेस्ट करना, फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट ना करना, स्नैपचैट टिकटॉक इस पर टाइम ना वेस्ट करना। जो नियर पीरियड में तुम्हें टूल किट दी है ना, जो तुम्हारे पास स्केड्यूल है, भाई इस दिन मैंने ये नोट्स पढ़ने हैं, ये मैंने वीडियोस देखनी है, ये मैंने वो DPP डेली प्रैक्टिस पेपर जो है उसको सॉल्व करना है, ये मैंने जो है क्विज सॉल्व करना है, ये मैंने वीकनेस देखनी है, ये मैंने जो है वेबिनार अटेंड करना है, और आई एम डन फॉर द डे। अब जो आपके पास दिन जो बचा है, अगर कोई फ्री टाइम है, बीच में कोई फ्री टाइम है, तो उसके अंदर प्लीज़ स्टार्ट टीचिंग अदर पीपल। अपने दोस्तों को बिठाओ, नियर पीरियड पे जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनको मैसेज करो, उनके साथ ग्रुप बनाओ, उनके साथ पढ़ाई करो, दूसरे लोग जो सवाल भेज रहे हैं उसको हल करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद ज़रा एग्जांपल ले लो कि सर हबीब जो हैं या सर शाहिद जो हैं, जो ज़बरदस्त टीचर्स नियर पीरियड के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, वो क्यों ज़बरदस्त हैं? क्या वो इसलिए ज़बरदस्त हैं क्योंकि वो दिन रात MD-CAT पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, जाकर आपकी तरह पेपर देते हैं? नहीं, वो तो कोई पेपर नहीं देते, वो तो कोई बार बार बुक नहीं पढ़ते, लेकिन किस चीज़ ने उनको बेस्ट बनाया है अपने काम में, वो है कि वो ओवर द ईयर्स पढ़ा पढ़ा के वो चीज़ जो बाकी बच्चों के लिए एक चैलेंज होता है, वो सिर्फ सवाल को देखते हैं और उनको समझ आ जाता है यार सवाल क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो तो आपका अपना नॉलेज जो है वो रीइंफोर्स हो रहा होता है, और जब अगला बंदा आपको ये कहता है यार मुझे ये बात नहीं समझ आई, तो आप एक नया तरीका निकालते हो उसे समझाने के लिए, जिससे वो नॉलेज आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता है। अगर आप टीचिंग के अंदर आ जाते हो, अपने दोस्तों को पढ़ाने की तरफ अगर आ जाते हो और बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ाते हो, उनको सेटिस्फाई करते हो और उनसे भी पढ़ते हो और आपस में चीज़ों को डिस्कस करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ MD-CAT बिल्कुल एक हलवा बन के रह जाता है। इसलिए प्लीज़ गो टीच अदर पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दैट एनीवन कैन गिव टू यू। जाओ और इस चीज़ के ऊपर अपनी एफर्ट्स को डबल डाउन करो।